नमस्कार, दूरदर्शन न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मई 2014 की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए में उनकी सरकार आई। तब से लेकर अब तक 2 साल का समय बीत चुका है और दूरदर्शन न्यूज़ इस मौके पर पड़ताल कर रहा है तमाम मंत्रालयों की। आखिर इन बीते 2 सालों में किस प्रकार का काम हुआ है, किस प्रकार के नियम, कायदे, कानून और योजनाएं बनाई गई हैं और जो कि ज़मीन पे उतरी हैं, जिसका लाभ लोगों को मिला है, और बचे हुए समय के लिए किस प्रकार का रोड मैप है। हम तमाम मंत्रालयों की कोशिश कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम आ रखे हैं और बात करेंगे। आज हम वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बारे में और ख़ुद इस महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रकाश जावड़ेकर जी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे जी। अगर इन 2 सालों के बारे में बात करें तो आपका महकमे के तौर पर आपको क्या लगता है, बड़े अचीवमेंट क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? 2 साल में हमने पहले तो इस मंत्रालय की जो नकारात्मक प्रतिमा थी वो बदल डाली और सकारात्मक किया। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये हुआ नीतियों के कारण, विकेंद्रीकरण के कारण और पारदर्शी प्रक्रियाओं के कारण और विलंब को टालने के कारण। और उसके कारण हम ये सीधी बात कर सके। यहाँ औसतन पिछले 10 साल में एक पर्यावरण के मंजूरी मिलने के लिए 600 दिन लगते थे। अब ये बदल के 190 दिन केवल लगने लगे हैं और हम 100 दिन में करेंगे। इसमें पर्यावरण शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं, उल्टा ज़्यादा अच्छे पर्यावरण की शर्तें रखी है। लेकिन पहले नीतिगत निर्णय किए। नीतिगत निर्णय ये किए कि भाई रक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी मामलों को यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा, उनको ऑटोमेटिक अप्रूवल के रूट में डाल दिया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवादियों के इसमें ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दिया। ऐसे पहले नीतिगत निर्णय किए। दूसरे निर्णय किए विकेंद्रीकरण, राज्यों को सहभागिता देकर हमारे केंद्रों में जो केंद्रीय हमारे कार्यालय है, 10 कार्यालय है विभागीय, संभागीय, तो उनको अधिकार दे दिए 40 हेक्टर तक के वनीकरण के संदर्भ में। अगर जब प्रोजेक्ट आता है तो उसमें हमने विकेंद्रीकरण किया। फिर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की। पहली दफ़ा भारत में अर्जी करने वाले को अपनी फाइल कहाँ है ये दिखने लगा। ये एक बड़ी एम्पावरमेंट है और इसके चलते लोगों ने बहुत इसका स्वागत किया और हम भी डीले को कहाँ हो रहा है, कहाँ फाइलें ठप पड़ रही है, वो देख सके। आप एक तरीके से कह रहे हैं पारदर्शी आपने सिस्टम को किया है, उसके अलावा आपने इन सारी चीज़ों के बारे में आप कह रहे हैं कि आपने उस डिले को कम किया है। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो इस बात में मैं एक मिनट, इसके कारण क्या हुआ, जो 600 दिन लगते थे, देखो आज मैं 10 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए का निवेश जो अटका हुआ था फाइलों में, उसको हमने अब फ्री किया है और उनको ज़मीन पर लाने के लिए मौका दिया है। इससे लाखों रोज़गार मिलेंगे और इससे ज़्यादा बहुत सारी जनता के उपयोगी काम होंगे। पाइपलाइन जाना है, ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन जानी है, इरिगेशन कैनाल जाना है, रेलवे जानी है, तो एक एक चीज़ के लिए काम रुकता था, आज हमने दिया और इसका सर्टिफिकेट हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पहले वन्य प्राणियों के जो अभयारण्य होते हैं उसमें से अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो यहाँ एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, उसकी परमिशन लेने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था, फिर उनके क्लियरेंस के बाद ही होता था। लेकिन हमने पारदर्शी प्रक्रिया करने के कारण और हर महीने उसका मीटिंग लेने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट ने हमें विश्वास जताकर ये कहा कि अब ठीक काम हो रहा है, तो अब हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा। आपके इस प्रयास को, जिसको कि आप एक बड़े अचीवमेंट की तरह बता रहे हैं, आपके विरोधी कहते हैं कि आपका जो मंत्रालय है वो ग्रीन सिग्नल मंत्रालय हो गया है, एनओसी मंत्रालय हो गया, क्योंकि पर्यावरण के साथ समझौता करके विकास की बात करें। क्या कहना चाहेंगे इस विषय? नहीं, ये हमारी धारणा पहले से है कि विकास भी होगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी, उल्टी ज़्यादा अच्छी होगी। और हमने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या क्या किया मैं बताना चाहता हूँ। पहले समझिए कि प्रदूषण का मुद्दा देश भर में हावी है, तो हमने प्रदूषण के लिए 3 बड़े निर्णय लिए। एक पहला निर्णय ये लिया कि एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की देश के तबीयत की, हवा की पल पल की खबर, और दूरदर्शन रोज दिखाता है वो दिखाने वाला एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तैयार किए और वो लगाए 35 शहरों में। दूसरा हमने काम किया कि प्रदूषण संबंधी
सभी संबंधित राज्यों की बैठकें करके दिल्ली के प्रदूषण के लिए 5-5 राज्यों की बैठक हो रही है और लगातार 3-3 महीने में उसका रिव्यू लिया जा रहा है। सबसे बड़ा निर्णय मोदी सरकार का ये है कि प्रदूषण के मामले में अब जिसे भारत मानक 6 कहते हैं, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के वाहन होंगे 2020 से। इसके लिए 60,000 करोड़ की लागत होगी और पूरे देश में 2020 से प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 90% कमी आएगी। ये एक ऐतिहासिक कदम है। तो ये हमने उठाया है, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा नीतिगत निर्णय है, फैसला है और संबंधित विभागों ने उसके नोटिफिकेशन जारी भी किए हैं। वायु प्रदूषण पे आपने बड़ी बात कही है, हालांकि समस्या बहुत विकराल हो चुकी है। अगर आपने जो कोशिशें की हैं, लेकिन वो लगता है कि अभी काफ़ी नाकाफ़ी नज़र आती है। उसकी वजह ये है सर कि अगर हिंदुस्तान के शहरों की बात करें, दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों के लिहाज से उनकी हवा उतनी ज़्यादा नहीं, मैं इसीलिए बताता हूँ। इसमें 1/3 पोल्यूशन जो होता है वो वाहनों का होता है और वाहनों का प्रदूषण 90% कम करने वाला निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। उसके लिए 60,000 करोड़ की लागत लगाई है। अब ज़्यादा शुद्ध पेट्रोल डीजल मिलेगा और ज़्यादा शुद्ध डीजल पेट्रोल चलने वाले वाहन मिलेंगे और यह 1000 दिन में संभव होगा। तो इतना ही दिन लिए है और उसके बाद एक देश भर में प्रदूषण एकदम ज़बरदस्त गति से कम होगा। एक दूसरा, गंगा में औद्योगिक प्रदूषण होता है। गंगा में ही नहीं, सभी जगह औद्योगिक प्रदूषण एक देश का प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब औद्योगिक प्रदूषण को 3400 उद्योग ऐसे हैं कि जो प्रदूषण करते हैं। हमने उनको एक यंत्र लगाने को लगाया है, क्योंकि पहले क्या पद्धति थी कि उनके यहाँ से जो पानी निकलता है गंदा और जो हवा निकलती है उसकी निगरानी करने के लिए हमारे इंस्पेक्टर कभी कभार जाते थे। वो इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट लेते थे। उस दिन ठीक है तो ठीक हो गया, लेकिन अब हमने 24 घंटे निगरानी रखने वाले यंत्र बिठाए हैं और मुझे हर क्षण में मैसेज आते हैं कि किसी कारखाने का अगर प्रदूषण 15 मिनट से ज़्यादा किसी एक मानक पर भी ज़्यादा हुआ तो वो तुरंत रिपोर्ट होता है। मालिक को भी जाता है, मुझे भी आता है, मैनेजर को भी जाता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जाता है और केंद्रीय प्रदूषण। तो एक कार्रवाई शुरू हुई। अब कानून, एक मिनट, तो नहीं, ये बहुत टेक्नोलॉजी का ही रोल है ना, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर हम पारदर्शिता ला रहे हैं। तो ये एक काम हुआ। अब गंगा में इसका परिणाम ये हुआ, जिसका उल्लेख मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी अभी किया, कि गंगा में जो ब्लैक लिकर आती थी, जो स्पेंट वॉश आता था, वो आना बंद हो गया और लोग अब दूसरा उपयोग उसका करने लगे और जो गंदगी छोड़ते थे पानी में, गंगा की जो कहानी है वही बाकी नदियों की है। तो ये धीरे धीरे हम सभी उद्योगों के मानकों को ज़्यादा कड़े कर रहे हैं, ताकि सीमेंट के किए, थर्मल पावर के किए, जनरेटर के किए, तो अब उनको ज़्यादा प्रदूषण करने का मौका नहीं मिलेगा और उनके प्रदूषण की मात्रा को पल पल हम गिनेंगे तंत्रज्ञान के सहायता से। सर, नियम कायदे कानून की कमी कहीं नजर नहीं आती, लेकिन समस्या आती है उसको इम्प्लीमेंट को लेके। इसमें राज्यों का भी एक बड़ा रोल है। आपको वो सहयोग कैसे मिल पा रहा है, उस अवेयरनेस जो कि आप इंडस्ट्री से भी चाहते हैं? वो अभी ऐसा है, ये जो दुर्भाग्य से जो मुझे विरासत में मिला, वो कानून ऐसा था कि जिसमें बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई नहीं कर सकते थे, एकदम बंद कर सकते हैं या केवल केस भर के छोड़ देते हो। तो कोई केस से हो नहीं रहा है, तो इसलिए हमने एक सिविल पेनल्टीज देने वाला, एक ज़बरदस्त दंड करने वाला ऐसा एक कार्यक्रम बनाया है, एक बिल बनाया है, जो बिल 1 साल में पास हो जाएगा, ये मुझे पूरे विश्वास है। अब दूसरी बात देखो, हमने क्या किया है, वनों का निर्माण होगा, क्योंकि वनस्पति और हमारा नाता ऐसा है, हम ऑक्सीजन चाहते हैं, लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। पेड़ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्राणवायु देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि वृक्ष ज़्यादा लगे, इसके लिए सारे फैसले किए। क्या क्या फैसले किए, 3 पहले बताता हूँ। पहला तो फैसला ये है कि पिछले 10 साल के नकारात्मक सोच के कारण वनीकरण के लिए जमा हुए 40,000 करोड़ रुपए, ये बैंकों में जमा हुए वनीकरण के लिए धरती पर नहीं लगे। हमने उसके लिए बिल तैयार किया। बिल अब स्टैंडिंग कमेटी से पारित हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये बिल दोनों सदनों में पास होगा
और 40,000 करोड़ रुपए वनीकरण के लिए राज्यों को देंगे, तो सभी राज्य हमें सहयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में वनों का क्षेत्र बढ़ेगा, हालांकि आपके बीते 2 साल के लिहाज से कहा जाए वनों का क्षेत्र बढ़ गया है। 3000 किलोमीटर वनों का क्षेत्र बढ़ गया है, उपलब्धि की तरीके से कह बहुत सकते हैं। उपलब्धि है। बिल्कुल, ये पब्लिक डोमेन में। हम प्रकाश जावड़ेकर जी से ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आखिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत इस सब मुद्दे पे, खासतौर से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं। इस मुद्दे पे बात जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 2 साल मोदी सरकार के खास कार्यक्रम के तहत हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। सर, अभी हाल ही में हमने देखा कि आप पेरिस होके आए हैं, वहाँ पर विकासशील देशों के लिहाज से भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। कितना महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, क्योंकि उम्मीद करें कि दुनिया की जो तपिश है शायद इस समझौते से कुछ कम होगी। पिछले 2 साल से हम लगातार इसके प्रयास में रहे कि विकसनशील देशों की एकजुटता बनी रहे और वो प्रभावी रूप से लोगों के सामने आए। और इसलिए हमने क्या किया, बेसिक ग्रुप है, ब्रिक्स ग्रुप है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है, स्मॉल आइलैंड डेवलप कंट्रीज़ है, सबसे नाता बनाया। सार्क कंट्रीज़ है, सबसे नाता बनाकर एक कॉमन भूमिका तैयार की और उसी को लेकर हम चले। इसलिए पेरिस में समझौते में विकसनशील देशों को विकास के लिए अवसर भी मिला है। विकसित देशों ने पैसे देने की, तकनीक देने की और ज़्यादा एक्शन लेने की मान्यता दी है, तो उनके तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें विकसनशील देशों को न्याय मिला है। अब पेरिस समझौते पे हमने हस्ताक्षर भी किए हैं। तो मैंने दुनिया को बताया कि पेरिस समझौता जब नवंबर में हुआ और अप्रैल में आज हम हस्ताक्षर कर रहे हैं, इन 6 महीनों में मोदी सरकार ने क्या काम किया कि जलवायु परिवर्तन के संकट को कैसे भारत जूझ रहा है। तो हमने कोयले पर 400 रुपये का टैक्स बिठाया, $6। मैंने कहा विकसित देशों को कि आप भी लगाइए। हाँ, लेकिन फिर हमने वाहनों पर टैक्स लगाया है, ई रिक्शा का बिल पास किया है, ई व्हीकल्स को हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो हमने बहुत ऐसे सार्थक कदम उठाए हैं जिसके कारण ये हुआ। एक बड़ी बात हमने की, भारत स्वच्छ कब होगा? स्वच्छ भारत ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, देश का सपना है। और ये स्वच्छ भारत कब होगा? जब हमारा कचरा प्रबंधन ठीक हो जाएगा। और इसलिए हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, 6 के 6 रूल
नए सिरे से तैयार किए और जिसमें इसका विस्तार भी बढ़ाया, जिम्मेवारी भी लोगों की बढ़ाई, एजेंसीज को दिया और एक देश भर में स्वच्छता का पूरा एक राज तैयार हो नियम कानून से, ये हमने तैयार किया है। ये एक बहुत बड़ी पहल है, इसको 1 साल लगे। सैंड माइनिंग एक बड़ी समस्या है कि बालू का अवैध उत्खनन होता है, नदियाँ सूख जा रही है, तो हमने अब तकनीक का उपयोग करके सैटेलाइट के नक्शे से ही तय होगा कि कहाँ और कितनी बालू जमा हुई है, उतनी और वही बालू उठाने की परमिशन मिलेगी, नीलाम होगी। और कितनी बालू उठा के प्रत्यक्ष ले जा रहे उसका बहुत मॉनिटरिंग होगा जीपीएस के द्वारा, और इसके द्वारा वो एक बहुत प्रूफ जैसे चेक जैसा एक रिसीट बनाया है उसके द्वारा होगा। तो ये सब हम काम कर रहे हैं। तो ये एक सस्टेनेबल सैंड माइनिंग, ये भी पर्यावरण को समृद्ध बनाने वाला है। मैं आऊँगा इस मुद्दे पे भी आपसे, लेकिन हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मजबूरी पैदा करती हैं कि हम तमाम प्रकार की चीज़ों पे काम करते रहें, जिसमें फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल की बात है, कोयले की भी है। अभी आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स भारत सरकार के द्वारा लिए गए। आपको लगता है कि हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं और आने वाले समय के लिहाज से जो विकास के बीच में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, खासतौर से पर्यावरण को ध्यान रखते हुए, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा संतुलन बना रहा है कि बिजली की खपत भी बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, वैसी आपूर्ति भी होगी, लेकिन आपूर्ति होते समय उसका ज़्यादा हिस्सा 40% हिस्सा ये नॉन फॉसिल फ्यूल जिसे बोलते हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता है, ऐसी ऊर्जा 40% होगी क्षमता में, ये हम तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी पहल है, दुनिया के किसी देश ने ऐसा नहीं किया है, तो ये हम करने जा रहे हैं। तो एक तरफ वन भी बढ़ाएंगे, एक तरफ साफ सुथरे रहने के नियम भी बदल रहे हैं, तीसरे तरफ सैंड माइनिंग का भी कर रहे हैं, और चौथी तरफ ये स्वच्छ ऊर्जा का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और पहल हम कर रहे हैं कि जो लोगों को इसमें सहभागिता दे। तो एक हमारी क्लाइमेट एक्सप्रेस इस साल निकली है कॉप पे पृष्ठभूमि में। तो 8 महीने ये रेलवे 100 स्थानों पर जाती है और 3-3 दिन वहाँ रहती है। वहाँ लाखों बच्चे आते हैं, उसको अंदर से देखते हैं, पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ा, क्या उपाय है, दुनिया क्या कर रही है, भारत क्या कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ये शिक्षा लेकर वो ट्रेन से बाहर आता है। ये चलती फिरती प्रदर्शनी है, इसका डिजिटल वर्जन भी हमने तैयार किया है और वो भी सभी स्कूल कॉलेज में भेजा जाएगा। तो अवेयरनेस बढ़ाने की तरफ भी आप लोग का मंत्रालय काफ़ी काम कर रहा है। प्रकाश जावड़ेकर जी से ये खास बातचीत हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे साथ मंत्री महोदय मौजूद रहेंगे। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम खास बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ में वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। जावड़ेकर जी, अक्सर खबरों के लिहाज से अगर बात किया जाए तो एनजीटी जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वहाँ से निकलने वाली खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अगर हम अभी हाल फिलहाल बीते समय की बात करें, आर्ट ऑफ लिविंग का भी एक मसला था। इस प्रकार की चीज़ें आने के बाद में हमको एहसास होता है कि शायद हमारे मैकेनिज्म में कहीं पे व्यवस्थाओं या नियमों की कुछ कमी है कि कई बार हम चीज़ों को डील करने के लिए थोड़ा देर से जागते हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार के जो एक फंक्शन हुआ उससे हमने क्या सीखा है? इसमें 2 बातें हैं। पहले तो एनजीटी एक जुडिशियल रिव्यू है और वो होने की ज़रूरत इसलिए है कि हमने जो नियम बनाए, समझो कचरे प्रबंधन के नियम बनाए और उसका अमल नहीं हो रहा है, तो कोई भी नागरिक अपना दुखोड़ा लेकर न्यायालय में जा सकता है, वहाँ उसकी सुनवाई होगी। तो ये एक व्यवस्था है। लेकिन इसके बीच में एक व्यवस्था हम और कर रहे हैं, जो सिविल पेनल्टीज़ की मैंने की, वहाँ एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी होगी
और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पहले सुनवाई होगी और उसको दंड भी दिया जाएगा और उनको ठीक रहने के लिए, देखो दंड होने से ही और प्रयास करने से ही और तकनीक लाने से ही देश का प्रदूषण कम होगा, देश की ये गंदगी कम होगी और देश में पर्यावरण का ह्रास कम होगा, पर्यावरण को और बल मिलेगा। ये चारों उपाय उसी से हो सकते हैं और उसी दिशा में हम जा रहे हैं। एक और उदाहरण आपको देता हूँ। अभी बीते दिनों आपकी बहुत जानकारी में है कि मुंबई में डंपिंग ग्राउंड में एक आग लगी, दिल्ली में भी इस प्रकार का वाकया आया। क्या इस प्रकार की चीज़ों के लिए हम पहले से चेत सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं इसीलिए कि जो ये समस्याएं ना मैं बता रहा हूँ, जी। कचरा प्रबंधन का जो सारी व्यवस्था है उसके जो नए नियम है उसमें क्या कहा है हमने ये कहा है कि कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटीज़ उनको रिस्पॉन्सिबली जिम्मेवारी लेकर ये काम करना पड़ेगा। उसमें जो कचरा जो उठाते हैं ऐसे लोग हैं, रैक पिकर्स जिन्हें बोलते हैं, उनकी भूमिका होगी, वो इनफॉर्मल है वो फॉर्मल होगी और उनको उठाने दिया जाएगा, रिसाइकलिंग होगा, जितना रिसाइकल हो सकता है रिसाइकल होगा, जितना रिसाइकल नहीं होता उसका या तो कंपोस्ट होगा या एनर्जी होगी। ये दो तरह से डिसेंट्रलाइज कैसे करें, बहुत सारे उस रूल्स में दिया गया है। ई वेस्ट भी देखो 100 करोड़ फ़ोन है, यानी हर साल 25 करोड़ फ़ोन तो डब्बे में जाएंगे, तो उनका ठीक तरह से निष्पादन हो और ठीक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट हो ताकि वो लीचिंग न होगा, प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, ये देखना जरूरी है। वो हमने किया है। प्लास्टिक में सारे नए नियम लाए हैं, 6 महीने में अमल शुरू हो जाएगा। तो प्लास्टिक का कचरा जो देश भर में दिखता है और गाय भैंसों के पेट में जाता है वो सब खत्म होगा, तो प्राणियों के पेट में भी जाता है वो सब खत्म होगा। तो ये करने के लिए समय लगेगा क्योंकि 70 साल की आदतें हैं, वो बदलनी है, लेकिन वो हम करेंगे। जिस आदत को बदलने की आप बात कर रहे हैं, हमारे खेती किसानी और किसानों से जुड़ी हुई एक आदत की बात है कि खेती में जो कटाई के बाद में जो अवशेष रह जाता है, जिसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं, वो अक्सर जलाने की बात है। खासतौर से सर्दियों के मौसम में किस प्रकार से स्मॉग की समस्या आती है, उस पर किस तरह से। इसलिए पंजाब और हरियाणा सरकार ने इस बार बहुत अच्छी पहल की और इससे हमें सक्सेस मिला। उन्होंने वो मशीन जो है बेलिंग मशीन्स, यानी जो ये होते हैं ग्रास होता है स्टबल, तो वो इकट्ठा करने का उससे काम होता है। अब उसको बायो एनर्जी के लिए उनको पैसे भी मिलने लगे। और दूसरी तरफ हमने एक और काम किया अच्छा कि दोनों सरकारों ने डंडा भी चलाया, तो दोनों का परिणाम ये हुआ कि इस साल 30% जलना कम हो गया। मुझे विश्वास है 3 साल में ये बंद हो जाएगा। किसानों से संबंधित एक और बात, क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब और हरियाणा जैसे उदाहरण हमारे सामने, जहाँ पे यूरिया या कीटनाशकों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ कि वो स्वास्थ्य के लिए एक समस्या बन गया। इस प्रकार की चीज़ें आगे ना हो, कड़ाई से रोकथाम हो, वो क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा हेल्थ दुनिया के अच्छे जो सभी देशों ने, विकसित देशों ने क्या क्या नियम बनाए हैं, कौन से पदार्थों को उन्होंने बैन किया है, कौन से जो एक विशेष केमिकल या रसायन है इसको मना किया है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। एक ग्रुप बैठा है और उसके साथ फिर हम भी हमारे मानकों को और कड़ाई से कड़ा करेंगे और फिर लागू भी करेंगे। एक बड़ी तस्वीर के तौर पे देखा जाए तो जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे लगातार बढ़ता जा रहा है। ये ऐसी समस्या है जो आने वाले समय में भी शायद बढ़ती सी नजर आएगी। उस पर कुछ बड़ी से कुछ कोशिशें करते नजर आ रहे हैं एक समग्र रूप से। एक सच्चाई ये है कि इस देश में दुनिया की 17% आबादी है मनुष्यों की भी और 17% आबादी है पशुओं की भी। तो इतनी बड़ी संख्या है जिनको पानी भी लगता है, खाना भी लगता है, ज़मीन भी लगती है। और ज़मीन केवल 2.5% है, पानी केवल 4% है। तो ये निश्चित रूप से एक संकट है और इसलिए मैंने तो हमेशा माना है कि इन चैलेंजेस को देखते हुए ये सब हम काम ऐसे करेंगे कि धरा, गगन और वायु, जल, अग्नि सब का एक संतुलन बना रहे और सबका एक रक्षा हो और ये फले फूले अच्छे तरीके से। यही हमारी इच्छा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम जंगल के क्षेत्र को बढ़ाएंगे और सघन करेंगे। हम दुनिया में दिए हुए वचनों को भी निभाएंगे, ज़्यादा निभाएंगे और दुनिया पर दबाव बनाएंगे कि भारत जैसा करो। आज मैंने न्यूयॉर्क में यही कह के आया हूँ कि हमारे जैसा काम करो तो समस्याएं ख़त्म होगी। तो ये भी हम दिखाएंगे और खुद पर्यावरण की रक्षा को इतनी अहमियत देंगे तो फिर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एज यूजुअल नहीं दे रहे।
यानी कैसे भी धंधा करो उसको परमिशन नहीं दे रहे। ईज ऑफ डूइंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे, विलम्ब को ख़त्म कर रहे और प्रक्रियाएं नीतियों के आधार पर पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ हम चल रहे हैं। आपने जंगल की बात की, जिम्मेदारी की बात की। एक सवाल बड़ा उठता है, वनाधिकार कानून के तहत ये बड़ा संवेदनशील मामला है, जहाँ पे आपको आगे भी बढ़ना है, वहाँ कई चीज़ों को संरक्षित भी रखना है। इस मुद्दे को लेकर यूज़ और मिसयूज़ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर कई बार इस प्रकार की बातें आती रही। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे? नहीं, इसमें एक देखो, पहली है मोदी सरकार की, जिन्होंने वनोपज को जो आदिवासी लेते हैं वो आदिवासियों को जो जहाँ 100 रुपये मिलते थे आज 900 रुपये मिलने लगे, क्योंकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है वनोपज को। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है। तो आदिवासियों का और वन में रहने वाले वनवासी लोगों का सहभाग से हम ये वनों का विकास करना चाहते हैं, उनसे परे होकर नहीं। तो ये जब करेंगे तो वो भागीदार बनेंगे, और भागीदार बनेंगे तो उनका भी इंटरेस्ट उसी में होगा कि जंगल अच्छे तरह से बढ़े। अब समय लगभग खत्म हो रहा है, एक आध और सवाल जल्दी से पूछ लेते हैं। मैं इस वक्त देश के पर्यावरण मंत्री से बात कर रहा हूँ। देश में जलवायु परिवर्तन की समस्या अब आमो खास महसूस करने लगा। किस प्रकार का एक वायदा सरकार के नाते आप कर सकते हैं कि आने वाले सालों में वो साफ हवा में सांस लेंगे? हम बिल्कुल ये मानते हैं कि हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो साफ सुथरी हवा मिले। मोदी सरकार ने जो नीतिगत निर्णय लिया है और जो कार्यक्रम निवेश के साथ शुरू किया है पेट्रोलियम मंत्रालय में, उसका परिणाम ये होगा कि 3 साल के अंदर आपको साफ सुथरी हवा मिलने लगेगी। और औद्योगिक प्रदूषण भी कम करेंगे, वाहनों का प्रदूषण भी कम करेंगे, और बाकी भी प्रदूषण की जो कारण है उसको निजात पाएंगे। लेकिन लोगों को भी कुछ सहभाग देना पड़ेगा। अपने वाहन ठीक से मेंटेन करना, कंजस्टेड लेन अवॉइड करना, लेन डिसिप्लिन पालन करना, नज़दीक के काम साइकिल से करना, ये उनको भी करना पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमने पेरिस में देखा कि भारत की बढ़ी हुई भूमिका को हमने विश्व पटल पर देखा है, उम्मीदें हमारी सरकारों से बढ़ गई। आने वाले समय में हम भारत की क्या भूमिका देख सकते हैं? मुझे लगता है भारत विकसनशील देशों का नेतृत्व तो कर ही रहा है, लेकिन अब विकसित देशों को भी कह रहा है कि आप भी हमारे जैसा करो, तभी ये जलवायु परिवर्तन का संकट निजात होगी। आप केवल भाषण दोगे और हम सुनेंगे ये खत्म हुआ काल, और अब हम कर रहे हैं वैसा आप करो, आप कर रहे हो कि नहीं ये हम देखेंगे, ये कहने की बारी आई है। जी, बहुत शुक्रिया जावड़ेकर जी अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ में मौजूद थे प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका जो मंत्रालय है, महकमा है, वो न सिर्फ नियमों को बनाने बल्कि उसको कड़ाई से सख्ती के साथ लागू करने पर भी काम कर रहा है, और जिसके चलते आने वाले समय में हिंदुस्तान की आबो हवा बेहद साफ नजर आएगी, यहाँ की नदियाँ और नाले भी साफ नजर आएंगे। तो आज इस विशेष मुलाकात में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।